स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मेरा नाम है साधना बत्रा। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला से प्रदेश की जनता को करोड़ों की सौगात दी है। साथ ही संबोधित करते हुए जनता के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से प्रदेश की जनता को तोहफे के रूप में करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनता के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना की तेजी से विकास हुआ है। तो वहीं सीएम ने कहा कि आज जो भी शिलान्यास हो रहा है उसका उद्घाटन भी हमें ही करना है। जनता की सभी मांगों पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया है और जनता के सभी कार्यों और उनकी मांगों को लेकर हम संकल्पित हैं और प्रतिबद्ध हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में पिछली सरकारों की तुलना में विकास की दर बढ़कर 6.7% हो गई है। आइए सुनते हैं सीएम ने क्या कहा। पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में अथवा हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई योजनाएं जो हमने शिलान्यास की, उनका उद्घाटन किया। ये भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अंतोगत्वा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है। पिछले दिनों में जन संवाद के कार्यक्रम हुए और बाद में विकसित भारत जो संकल्प यात्रा, ये यात्रा शुरू हुई। देश भर के गांव में, शहरों में, अरवाड़ में, सब जगह पहुंची। हरियाणा में भी लगभग 6,500 कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों में भी बहुत सी मांग, बहुत सी डिमांड्स ये आई हैं। उनको सबको हमने संकल्पित कर लिया, संकल्पबद्ध कर लिया। हजारों की संख्या में बहु योजनाएं भी हैं। गांव की गली से लेकर के और नेशनल हाईवे तक बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी उसमें हैं। उन सब पर भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। आचार संहिता लागू होने वाली है, तो आचार संहिता से पूर्व की जितनी हमारी तैयारी थी उनका तो आज शिलान्यास, उद्घाटन सब कर दिया है। लेकिन 3 महीने, लगभग 2.5 महीने अब लोकसभा के चुनाव के कारण से आचार संहिता लागू हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, मई अंत में अथवा जून के प्रथम सप्ताह में फिर से एक कार्यक्रम इसी प्रकार का किया जाएगा। फिर से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कोई पहला कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संयोग से जब कोविड का वर्ष आया था, उस कोविड के वर्ष ने हमको, हर एक जो संकट होता है वो कुछ ना कुछ अवसर लेके आता है। हर चुनौती के सामने कोई एक अवसर उपलब्ध होता है। तो उस चुनौती में एक अवसर आया कि बहुत चीजें ऑनलाइन, वर्चुअल, इस मोड पर हमने करनी शुरू की थी। इससे पहले भी 8 कार्यक्रम वर्चुअल मोड पर कर चुके हैं उद्घाटन शिलान्यास के। आज ये 9वां कार्यक्रम है। 2020, 21, 22, 23 लगातार किए। और उन सब कार्यक्रमों की भी अगर मैं कुल आंकड़ा बताता हूं तो 1612 प्रोजेक्ट इससे पहले हो चुके हैं।
जिस पर 17,203 करोड़ रुपए का खर्च पहले आया। आज ये 9वां कार्यक्रम है। तो जब इस प्रकार की गति बनती है, उस गति के कारण से विकास होता है, विकास की दर आंकी जाती है। पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार में यानी पूरे भारतवर्ष का जो विकास दर का आंकड़ा है वो पहले की सरकारों के समय से ज्यादा अच्छा बढ़िया है। पहले 5%, 5.5% होता था, अब 6.7 विकास दर चल रही है पूरे देश की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर की विकास दर तो 6.7% है, हरियाणा की विकास दर 8% है। हरियाणा का विकास बहुत एक जिसको कहना चाहिए कि हमारी अच्छी गति, एक प्रसन्नता देने वाली गति हरियाणा की चल रही है। हम और प्रदेशों को भी देखते हैं, पास पड़ोस के चारों तरफ के जो प्रदेश हैं उन सब में हमको बहुत बड़े लाभ हमारी लोकेशनल एडवांटेज के भी हैं कि अब ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो लोग हैं वो भी दिल्ली जब उतरते हैं तो सबसे पहले वो हरियाणा में आते हैं। क्योंकि अगर मैं एक वाक्य बोल के हमेशा बताता हूं, आज भी बता रहा हूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के ऊपर जब उतरते हैं तो उनको जब ध्यान में आता है सारा ज्योग्राफी, तो हरियाणा दिल्ली से भी ज्यादा नजदीक उनको महसूस होता है, तो इसलिए वो हरियाणा में पहले आते हैं। गुड़गांव में पहले पहुंचते हैं, दिल्ली बाद में पहुंचते हैं। 15 मिनट में गुड़गांव में पहुंच जाते हैं और दिल्ली के किसी मध्य में पहुंचने के लिए भी उनको डेढ़ घंटा लगता है। तो बहुत बड़ी प्रगति हमारी उन शहरों की हो रही है दिल्ली एनसीआर एरिया में, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे झज्जर जिला हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, रोहतक हो, रेवाड़ी हो। और उसी के बराबर अब पंचकुला, जैसे हमारे स्पीकर साहब बता रहे थे कि पंचकुला जिला की प्रगति उसी स्पीड से, उसी पेस से हो रही है। क्योंकि यहां भी हमारा जो एयरपोर्ट चंडीगढ़ का है वो साझा एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी, सब मिलाकर, लेकिन फिर भी उसका लाभ हमको भी बराबर उतना ही है। उसके कारण से पंचकुला की प्रगति भी हो रही है। और एक भविष्य की नई बात आज वैसे तो सबको मालूम ही है, फिर भी मैं उसको दोहरा रहा हूं। अब जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में जो बनने जा रहा है, उसके कारण से हिसार और उसके आसपास के जिले, फिर उसमें हिसार है, जींद है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, इन जिलों को भी उसी प्रकार की प्रगति के रास्ते देखेंगे जैसे दिल्ली के आसपास और चंडीगढ़ के आसपास दिख रहे हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा नहीं है, छोटा प्रदेश है। तो छोटे प्रदेश में इस प्रकार के एयरपोर्ट एक 7-7, 8-8 जिलों को भी अगर तीनों एयरपोर्ट कवर करते हैं तो पूरे हरियाणा की प्रगति एक समान है। प्रगति का ऐसा मैं नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने बिल्कुल की नहीं होंगी, लेकिन जिस प्रकार के काम उस समय होते थे, एक रीजनल लेवल पर काम करके और अपने आप को तीसरी मान लेते थे, लेकिन हमने 2014 में आते ही कहा था हरियाणा का एक समान विकास, ये हमारा मोटो रहेगा, ये हमारा ध्येय रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा ये हम नहीं आने देंगे। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस प्रगति के कारण से समाज में खुशहाली ये भी लगातार देखने को मिल रही है। हम हरियाणा में बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जिन कामों को हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसको पहचान देता है, मोहर लगाता है। बहुत से प्रदेश उन योजनाओं को अपने प्रदेशों में लागू करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हरियाणा आर्थिक दृष्टि से हो या हमारे विकास की दृष्टि से हो या समाज की खुशहाली की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो आर्थिक जगत को जानने वाले लोग हैं, इकोनॉमिक्स को जो समझते हैं, पढ़ते हैं, विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट के हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं, जो उसके मापदंड होते हैं, उसके हिसाब से जाना जाता कि किस प्रदेश की क्या स्थिति है। हमने जितने हमारे फिस्कल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो 15वें वित्त आयोग ने
उनका आकलन किया हो, चाहे नीति आयोग ने किया हो, चाहे रिजर्व बैंक के नाते से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हो, सब में हम अव्वल दर्जे पर हैं। हमारा जो ऋण की सीमा है, जिसको डेफिसिट कहते हैं, या ऋण की सीमा के नाते से जो हमारा जीएसडीपी का प्रतिशत पैरामीटर पहले तो 25% होता था, वो 30% के आसपास को आकार यानी रखा गया है केंद्र की ओर से, हम उससे नीचे हैं, 26% 27% पर है। और हमारा पड़ोस का प्रदेश पंजाब प्रदेश, अभी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो मुझे आंकड़े हमारे वित्त सचिव बता रहे थे कि वहां 47-48% डेफिसिट हो गया उनका, उनके जीएसडीपी का 47% कर्ज हो गया। तो कहा 26%, कहा 47%। अगर सामान्य भाषा में मुझे बोलना हो ना आबादी को समझाने के लिए, आज जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिस भी व्यापारी की, जिस भी उद्योगपति की, उसको देश में, प्रदेश में जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं वो ऋण देने के लिए दौड़ दौड़ के आती हैं, हमारा ऋण ले लो, ऋण ले लो, ऋण ले लो। और जिसकी तरफ ज्यादा लोग दौड़ते हैं तो लेने वाला अपनी शर्तों पर लेता है। हम कहते हैं हम ले लेंगे, लेकिन हमारा ब्याज की जो दर है वो 7.5% रहेगी, 7.7% रहेगी, 7.8% रहेगी। कहते हैं हाँ ठीक है, आप ले लो। लेकिन जिस प्रदेश की हालत ठीक नहीं होती, वो कहते हैं हम आपको देने के लिए नहीं आएंगे। लेने वाला दौड़ के जाता है, जब वहां पहुंचता है वो कहते हैं भैया आपसे तो हम 10.5% लेंगे। ये स्थिति हमारी और पंजाब की चल रही है। कहने को पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई कहते हैं, लेकिन चूंकि एक ही साथ हमारा प्रगति का पैरामीटर शुरू हुआ था, लेकिन आज पंजाब के लोग भी मानते हैं नहीं, हरियाणा जो है हमारे से बहुत आगे निकल गया है। हमारी सहानुभूति उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत कुछ हम एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं। अभी पिछले दिनों में जो किसानों के सारे विषय पर चर्चा जो चली, कुछ लोग मिलने आते हैं, पंजाब के लोग मिलने आते हैं। हमने कहा देखिए जो कृषि है ये प्रदेश का विषय है। प्रदेश के विषय में हमने हरियाणा में कृषि के नाते, अपने किसान के नाते जो कुछ किया है, आप एक ही काम करो, पंजाब सरकार को ये कहिए कि जो हरियाणा कर रहा है केवल उतना आप कर दीजिए, बाकी कोई समस्या आपको करने की जरूरत नहीं, कोई विषय आपको करने की जरूरत नहीं। तो फिर प्रदेश के नाते तो कर ही सकते हैं। तो खैर, विषय आज विकास के नाते अगर मैं कहूंगा तो लोगों की खुशहाली भी इससे आती है, व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को रहन सहन की सुलभ तरीका, आमदन अच्छी होती है। तो अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों में एक 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 14 लाख परिवार, क्योंकि नीति आयोग के स्तर पर ये जो गरीबी की रेखा है वो 1,20,000 है। उनके हिसाब से 14 लाख बाहर निकले। हमारी बीपीएल के लेवल में जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ आ गई है, क्योंकि 1 लाख से नीचे, जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख तक 84 लाख है, तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएगा। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार और आ जाएंगे। लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृत काल का यह वर्ष है, 2047 तक चलने वाला है। इस अमृत काल के वर्ष में हमारा देश जहां विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। फिर उसमें चाहे यातायात के मार्ग, रेल हो, हमारी सड़क हो, नेशनल हाईवेज हो, प्रदेश के हमारे स्टेट हाईवेज हो, हमारी जिले की सड़कें हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गलियां हो, खेत खलियान के रास्ते हो, विलेज रोड्स हो,
मार्केटिंग बोर्ड की हो, हमारी पानी की बात हो, पानी में नहरें हो, पानी की हमारे झीलें हो, पानी में हमारे छोटे छोटे डैम बना रहे हैं, बड़े डैम के विषय भी हमारे चल रहे हैं, पानी के हमारे वाटर रिजर्वायर हो, जलापूर्ति के जितने साधन हैं, नल से जल की बात हो, पानी को रिचार्ज करने की बात हो, या पानी को ट्रीटमेंट करने की बात हो, और फिर जो तालाब है, सरोवर, अमृत सरोवर जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, उन अमृत सरोवर को, गांव के अंदर तालाब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स होता है हमारे किसान के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी। 18,000 तालाब है हमारे। हमने इस तालाबों को ठीक करने के लिए, इनको जल को स्वच्छ करने के लिए, सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, वहां उसको विकसित करेंगे तो गांव के लोग वहां घूमने के लिए भी आते हैं, पार्क भी होता है, पानी का जो किनारा होता है उस किनारे के ऊपर अगर वातावरण अच्छा हो तो लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव का वातावरण शुद्ध हो। हमने तालाब अथॉरिटी अलग से बनाई, बड़ा काम हो रहा है, हमारे राव साहब बैठे हैं यहाँ। 18,000 तालाब में से लगभग 1700 तालाब वो इस लेवल पर आ गए हैं जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं। अमृत सरोवर की श्रेणी में आज भी सैकड़ों प्रोजेक्ट, यानी 50-60 प्रोजेक्ट तो अमृत सरोवर के ही होंगे जो आज हमने ये 600 प्रोजेक्ट जो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया है। बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स, इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव विर्क साहब बैठे, इनको मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सिर्फ 300 गांव ऐसे निकले 6200 या 6500 गांव में से जहां कोई ना कोई खेल की छोटी मोटी आवश्यकता है, अन्यथा 6200 गांव में चाहे खेल नर्सरी ही पहुंच गई हो, चाहे एक छोटा स्टेडियम पहुंच गया हो, चाहे ग्राम व्यायामशाला पहुंच गई हो, अब सिर्फ 300 बचे। हमने कहा अगले बजट के अंदर 300 के 300 स्थानों पर कोई ना कोई खेल का प्रोजेक्ट, छोटा हो बड़ा हो, ही पहुंचना चाहिए। खिलाड़ी हमारे पूरे दुनिया में हरियाणा का गौरव ये प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा, हायर एजुकेशन में कॉलेजेस, बेटियों की पढ़ाई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर बच्चे वहां आ सकें। आज कोई कोना ऐसा नहीं है जहां 20 किलोमीटर के अंदर कोई सरकारी अथवा प्राइवेट कॉलेज ना हो। इसी प्रकार के हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमने 2015 में कहा था और आज 10 वर्ष के अंदर लगभग क्या जमीन का लेवल तो सब जिलों में पूरा हो चुका है। 3 जिले ऐसे हैं जहां जमीनों का उसका शिलान्यास होना बाकी है, बाकी सब जगह शिलान्यास हो गए हैं, उसमें निर्माण चल रहा है, कई मेडिकल कॉलेज चल चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस की संख्या जो 750 थी जब 2014 में 15 में हम आए थे, आज उन्हीं की संख्या 2000 हो चुकी है। और सभी मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद 3500 डॉक्टर ये हर साल एडमिशन भी लेंगे एमबीबीएस में, और 5 साल के बाद डॉक्टर बनके बाहर निकलेंगे। हरियाणा का कोई कोना, हमारी सीएचसी, पीएचसी, गांव-गांव तक हम इस सुविधा को ले जाएंगे। आयुर्वेद की व्यवस्था, इसको भी हमने खूब बढ़ाया है। तो इस नाते से मैं सब क्षेत्रों में जाऊंगा तो बहुत बड़ा समय लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके कारण से आज हमारा उद्योगपति, हमारा निवेशक वो यहां आ रहा है, केएमपी, केजीपी, ये हमारी लाइफलाइन बनी है। अब उसके साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर वो बन रहा है, नेशनल हाईवेज, इस वजह से हर जिला एक जिले से दूसरे जिले तक नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। कोई जिला ऐसा नहीं है जो आज नेशनल हाईवे से न जुड़ा हो। और मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे भारत प्रधानमंत्री जी का और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का। हमने जब कहा उसी समय कोई भी सड़क मांगे, उनका ठीक है, ये देश है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें हरियाणा के अंदर बनाई गई है। अभी 2 दिन बाद 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली का प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। 7,000 करोड़ रुपए का वो एक ही मार्ग है, 7,000 करोड़ रुपए का। तो मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते
रेलवे लाइन के नाते जो रोहतक महमासी रेलवे लाइन वर्षों से लटकी थी, उसका भी उद्घाटन हो गया। वहां ट्रेन चल पड़ी है, शुरू हो गई है। अभी करनाल से लेकर के यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन का डीपीआर बन चुका है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। जींद से सोनीपत रेलवे लाइन ये चालू हो चुकी है। एलिवेटेड रेलवे लाइन, इसका भी हमने देश में पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक के अंदर बनी है। आज सारे देश के लोग जो कंजेस्टेड शहर हैं वो कहते हैं ये अच्छा है, सड़कें नीचे से, रेलवे लाइन ऊपर से। इस प्रकार का ये प्रयोग, सफल प्रयोग बना शुरू हुआ है। मेट्रोस का भी बहुत काम हुआ है और बहुत जल्दी अभी ट्राई सिटी का एक प्रोजेक्ट बना है। पंचकुला को भी मेट्रो के दर्शन जल्दी होंगे। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि जनता की जरूरतों का ध्यान रखते हुए उन्हें पूरी करना सरकार की प्राथमिकता के साथ साथ प्रदेश का सर्वांगीण विकास भी है। इसलिए सरकार प्रतिबद्ध है और साथ ही संकल्पित भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को आज सरकारी योजनाओं का फायदा घर बैठे मिल रहा है। आज के समय में सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, धरातल पर उनका परिणाम जनता को विकास और सुविधाओं के रूप में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इधर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक हुई और इस बैठक में लगभग 2352 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी मिली है। बैठक में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 से DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास KNP लिंक तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्कर परचेज कमेटी की बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 163 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्कर परचेज कमेटी की बैठक में कुल 2352 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 74 करोड़ रुपए की बचत की गई। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री राजेश सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कुल 80 एजेंडे रखे गए और 76 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जिला हिसार के मंगाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण के लिए एजेंडे को स्वीकृति दी गई। इस महाविद्यालय पर लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा जिला करनाल की नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में नीलोखेड़ी खारसा ठांड रोड पर SYL और NBK कनाल पर लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से 2 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से जिला सिरसा के अलनाबाद में अनाज मंडी और लक्कड़ मंडी के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत लगभग 190 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 7.5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण, बारिश के पानी की निकासी, धनवापुर STP के लिए 33 और 11 kV सब स्टेशन, चंदू गुडेड़ा और बसई के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसके अलावा बैठक में जिला पंचकुला के सेक्टर 20 में स्थापित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जीर्णोद्वार और उन्नयन कार्य को भी मंजूरी दी गई। बैठक में जिला पलवल के गांव सुल्तानपुर के निकट लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी पर अतिरिक्त रेन्यूअल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। जिला झज्जर के गांव छारा में स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत सीवरेज सिस्टम के तहत एक STP के निर्माण सहित अन्य कार्यों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा जिला रेवाड़ी के 16 गांवों को नहर आधारित जलापूर्ति हेतु अतिरिक्त स्टोरेज टैंक का निर्माण, चरखी दादरी में मौजूदा वाटर वर्क्स का उन्नयन, रेवाड़ी के खाटेला में 14 गांवों और एक ठाड़ी को जलपूर्ति हेतु अतिरिक्त स्टोरेज टैंक का निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में हिसार और करनाल में नए रेस्ट हाउस, चरखी दादरी लघु सचिवालय में आवासीय भवनों का निर्माण, जिला परिषद रेवाड़ी के भवन का निर्माण, टोहाना में पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस भवन और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। कुल मिलाकर HPPC
और HPWDC की ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।